ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है श्री चिरंजीत का लिखा हुआ ये वृत्त नाटक ऊंचा पर्वत ऊंचे लोग। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। बड़ी देर लगाई अनवर। बाजी, कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ मैं चर्च में चला गया था। वहाँ एकदम हिंदुस्तानी ढंग में इबादत देखी, हिंदुस्तानी रूप में हजरत ईसा मसीह की तस्वीर देखी। ठीक ही तो है। हिंदू धर्म, बौद्ध मत और इस्लाम की तरह ईसाई धर्म भी भारत के बहुरंग जीवन और संस्कृति का अंग है। अनवर, अशोक का कुछ पता चला? नहीं माँ जी, मैंने प्रिंसिपल और तमाम प्रोफेसरों से पूछा, लेकिन अशोक की कोई खबर नहीं मिली। माँ जी, आपको ये कैसे ख्याल हुआ कि अशोक यहाँ आकर ईसाई पादरियों के इस कॉलेज में दाखिल हुआ होगा? सलीमा की मौत के बाद उसकी जो हालत थी, उसकी रॉ में वो दुनिया को छोड़ छाड़ कर किसी भी ऐसे स्थान पर जा सकता था। तुम्हारे चाचा ने तुम्हें सलीमा की खुदकुशी के बारे में जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें अशोक की हालत का भी तो कुछ जिक्र किया होगा। उस चिट्ठी में मुझे बुरा भला कहने के अलावा चाचा ने और कुछ नहीं लिखा था। चाचा ने सलीमा की मौत के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया था। उनका ख्याल था कि मेरी ही वजह से सलीमा की अशोक से जान पहचान हुई थी। और बात गलत भी नहीं। आप तो जानती हैं कि स्कूल के दिनों से ही मेरी और अशोक की दोस्ती हो गई थी और हम दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना शुरू हो गया था। जब वो हमारे घर आता तो सलीमा भी कभी कभार मिल जाती। जब हम कॉलेज में पहुंचे तो मुझे इतना पता चल गया था कि दोनों एक दूसरे के ख्यालात को पसंद करते हैं। अशोक के दिल में इस्लाम के लिए भी उतनी ही इज्जत थी जितनी अपने हिंदू धर्म के लिए। सलीमा के बारे में अशोक ने मुझसे एक दो बार बात की थी, लेकिन ये कभी नहीं बताया था कि वो सलीमा से शादी करने का फैसला कर चुका है। उसके इस फैसले का तब पता चला जब उसके पिता ने अपने आप अपनी बिरादरी के एक दूसरे बड़े मिल मालिक की लड़की से उसकी शादी की बात पक्की कर दी। वहाँ से दहेज के अलावा कोई 40-50 हज़ार रुपया नकद मिलने की उम्मीद थी। लेकिन जब लड़की वाले टीका लेकर आए तो अशोक ने साफ इनकार कर दिया। साथ ही उसने साफ ऐलान कर दिया कि अगर वो शादी करेगा तो सलीमा से। ये सुनकर अशोक के पिता की जो हालत हुई होगी, उसका तुम अंदाजा लगा सकते हो। सेठ जी बूढ़े तो थे ही, साथ ही दमे के मरीज भी। हाँ, बुढ़ापे और दमे ने उन्हें बेहद गुस्सैल बना दिया था और फिर वे पुराने विचारों के भी थे। इसके साथ ही धनवान होने के कारण वे अपनी बिरादरी के चौधरी भी बने हुए थे। अपने इकलौते लड़के की शादी धर्म से बाहर क्या, बिरादरी से बाहर भी करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने शाम को तुम्हारे चाचा को बुलाकर सब कुछ बताया और फिर डरा धमका कर उस बेचारे को मजबूर किया कि वो सलीमा की शादी फौरन अपनी जात बिरादरी के किसी लड़के से कर दे। सुना है कि तुम्हारे चाचा ने फौरन लड़का ढूंढकर सलीमा की शादी की तारीख 1 हफ्ते के अंदर अंदर तय कर दी। जब अशोक को पता चला तो उसे बहुत गहरा धक्का लगा। उन दिनों उसका बीए फाइनल का इम्तिहान चल रहा था। वो पर्चे बीच में ही छोड़कर घर में बैठ गया और फिर वो दिन आया जब सलीमा की बारात आनी थी। कमला, अशोक कहाँ है? अपने कमरे में होगा। उसका दिमाग अब ठीक हुआ या नहीं? हैं? ये बोलती क्यों नहीं? क्या उसके सर पर अब भी उस लड़की का भूत सवार है? उसे बता दे कि कुछ ही घंटों में उस लड़की की शादी होने वाली है। कल सवेरे वो कानपुर छोड़कर ससुराल चली जाएगी। और अशोक को यह भी बता दे कि सेठ बनारसी दास अगले हफ्ते टीका लेकर आ रहे हैं। पिताजी, उन्हें मना कर दीजिए। अरे क्यों मेरी इज्जत का दुश्मन हो रहा है? क्या मजनू जैसी शक्ल बना रखी है। मैं अब शादी नहीं करूंगा। क्या अब भी तुझे उम्मीद है कि वो सलीमा?
ओहो अशोक, सुन तो ये टेलीफोन। अच्छा। हेलो, हाँ मैं सेठ अमोलक चंद के घर से बोल रहा हूँ। कौन? हाँ हाँ हाँ, कहिए। क्या क्या सलीमा ने खुदकुशी कर ली? क्या सलीमा ने खुदकुशी कर ली? नहीं नहीं, कैसा पागलपन किया लड़की ने। सलीमा तुमने ये क्या किया? सुनो पिताजी, सलीमा ने आत्महत्या कर ली। आपकी छाती ठंडी हो गई ना, धर्म की रक्षा हो गई ना। जीव हिंसा से धर्म की रक्षा। पिताजी, सलीमा की मौत के लिए आप, सिर्फ आप जिम्मेदार क्या हैं। बकता है? मैं ठीक ही कह रहा हूँ। उस प्रेम प्यार की देवी का आपने खून किया है। आप खूनी है, आदताई है, राक्षस है। दुष्ट! अपने बाप को गाली दे रहा है। अरे तुम बीच में ना पड़ो कमला। मेरे बाप नहीं, दुश्मन है। मैं आपसे नफरत करता हूँ। सलीमा के बाद अब आप मेरी भी हत्या कीजिए। लीजिए, अपने हाथों से मेरा गला घोंट दीजिए। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। जहाँ सलीमा गई, मैं वहां फौरन पहुंचना चाहता हूँ। ये धरती रहने के काबिल नहीं। यो बेहद दिल, निर्दयी और नीच लोग बसते हैं। मैं भी खुदकुशी करूंगा। अभी मैं भी खुदकुशी करूंगा। अभी मैं भी खुदकुशी करूंगा। बेटा, अशोक बेटा। मैंने नौकरों की मदद से बड़ी मुश्किल से उसे आत्महत्या करने से रोका। हम सब रात दिन उसकी निगरानी करने लगे, लेकिन एक रात वो हम सबको धोखा देकर घर से भाग गया। हमने उसे शहर में बहुत ढूंढा, अस्पतालों को छान मारा, पुलिस को खबर दी, अखबारों में इश्तिहार दिया, लेकिन अशोक का कहीं पता नहीं चला। लेकिन आपने ये कैसे सोचा कानपुर से इतनी दूर इस दार्जिलिंग के इलाके में ही आया होगा? काफी ढूंढने के बाद भी जब अशोक नहीं मिला तो मैं रो धोकर सब्र करके बैठ गई। इस बीच उसके पिता का देहांत हो गया। मेरी सौतों ने अशोक को मरा समझकर जायदाद के बंटवारे के लिए मुकदमेबाजी शुरू कर दी। सबने मुझे बहुत ही परेशान किया। अभी कुछ दिन हुए अशोक की किताबों में मुझे उसकी डायरी मिली। डायरी में उसने लिखा था कि वो दार्जिलिंग जा रहा है। ऐसा तो नहीं, लेकिन कई जगह उसने लिखा है कि दार्जिलिंग में सच्चे और ऊंचे इंसान बसते हैं जो भगवान के निकट हैं। अनवर बेटा, मैंने सुना है इस दार्जिलिंग के इलाके में बहुत से बौद्ध मत के मठ और मंदिर हैं। हाँ है। दार्जिलिंग शहर के रास्ते में एक नगर है घूम। ये घूम वही तो नहीं जिसके बारे में कहा जाता है वहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन? हाँ वही। उसकी ऊंचाई समुद्र की सतह से कोई 7,500 फुट है। हाँ, तो एक बौद्ध मंदिर हमें घूम में मिलेगा। दार्जिलिंग शहर में और कालिम्पोंग में भी कई बौद्ध मंदिर हैं जहाँ। घूम यहाँ से कितनी दूर होगा? टैक्सी में मुश्किल से आध पौन घंटा लगेगा। तो चलो। माँ जी, घूम के इस बौद्ध मंदिर में आज कोई उत्सव जान पड़ता है। हाँ, काफी भीड़ है यहाँ। लामा पुरोहितों के अलावा काफी तादाद में तिब्बती, भूटिया, सिक्किमी, लेपचा और नेपाली लोग भी हैं। बौद्ध धर्म ने इन सब के दिलों को एक डोर में बांध रखा है। ठहरो बेटा, मैं अभी आई। बाजी, आप कहाँ गई थी? उसी को ढूंढने जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो क्या अशोक मिला? नहीं बेटा, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। यहाँ दूर से मैंने एक नौजवान लामा को देखा और मुझे लगा जैसे उसकी शक्ल अशोक से मिलती हो। मैं लपक कर उसके पास गई
और निराशा हाथ लगी। मैं इस बौद्ध मंदिर में सब जगह घूम आई हूँ, यहाँ ना अशोक मिला और ना ही। और कौन? कोई नहीं। आओ चले बेटा। माँ जी, मुझे घोषाल दा की बात में काफी सच्चाई नजर आती है। कौन सी बात? बिना किसी ठीक पते ठिकाने के किसी को इतने बड़े इलाके में ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। अशोक की डायरी में ऐसी कोई बात जरूर होगी जिससे आपको यकीन हुआ कि वो सिर्फ दार्जिलिंग की तरफ ही आया। डायरी में उसने दार्जिलिंग के एक आदमी का, एक गोरखे का बार बार जिक्र किया है। ठहरिए, मुझे याद आया, उस आदमी का नाम नर बहादुर तो नहीं? हाँ, तुम्हें ये नाम कैसे मालूम हुआ? हाँ, अशोक जब स्कूल और कॉलेज में था तो वो कभी कभार गोरखे नर बहादुर का जिक्र किया करता था। हाँ, मुझे सब याद आ रहा है। नर बहादुर शायद बहुत पहले सेठ जी के कारखाने में चौकीदार था। अशोक को वो बचपन से ही प्यार करता था। उसने शादी नहीं की थी, उसका अपना कोई बाल बच्चा भी नहीं था। अशोक को वो अपने बेटे की तरह चाहता और उसे देखने के लिए वो साल में एक बार कानपुर आता। अशोक उसे बहुत ऊंचा इंसान मानता था। और बस क्या बात है माँ जी? कुछ नहीं। उसी का जिक्र डायरी में पढ़कर मुझे विश्वास हो गया कि अशोक जरूर ही दार्जिलिंग में मिलेगा। नर बहादुर के पास ना? शायद। तो अशोक को ढूंढने के लिए पहले हमें नर बहादुर को खोजना चाहिए। अशोक की डायरी में नर बहादुर का यहाँ का अता पता तो होगा ही। हाँ, सुखिया पोखरी नामक गांव के पास की एक टी एस्टेट का पता है। सुखिया पोखरी? हाँ, ये नाम तो मैंने सुना है, लेकिन मालूम नहीं कि वो कहाँ है। सुनिए, घोषाल दा को मालूम होगा। हाँ हाँ, यहाँ के पुराने वासी होने के कारण वो यहाँ के हर नगर गांव को जानते होंगे। तो हमें फौरन दार्जिलिंग पहुंचकर घोषाल दा से मिलना चाहिए। वहाँ मेरे पास जीप है। अभी 2 बजे हैं। हम घोषाल दा को साथ लेकर आज ही शाम से पहले पहले सुखिया पोखरी के उस चाय बाग में पहुंच जाएंगे। हम टी एस्टेट की बस्ती के पास पहुंच गए। देखो मिस्टर ओसम्मा, स्त्री पुरुष चाय के बाग में दिन भर काम करने के बाद हंसते गाते घर लौट रहे हैं। हमें अब इस बस्ती में चलना चाहिए। नहीं बहन, हम सब नहीं जाएंगे। नीचे अपने दफ्तर में मिस्टर मिश्रा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं बस्ती में जाकर नर बहादुर का पता लगाता हूँ। आप तीनों जीप में नीचे जाइए और मिस्टर मिश्रा से मिलिए। वह आपको अपनी चाय की फैक्ट्री दिखाएंगे और समझाएंगे कि कैसे आधुनिक मशीनों की मदद से हरी पत्ती को मरोड़कर सुखाकर भूरे रंग की चाय का रूप दिया जाता है। वे आपको चाय मजदूरों की हालत के बारे में भी बताएंगे। ठीक है घोषाल दा, आप बस्ती में जाइए और हम तीनों नीचे मैनेजर के ऑफिस में चलते हैं। हाँ, ये ठीक है। अरे वाह वाह वाह, यहाँ इस इलाके के पुराने राष्ट्रीय नेता सरजू प्रसाद पोद्दार जी भी विराजमान हैं। इनसे आपने सुन लिया कि नहीं, कैसे यहाँ के नेपालियों और लामाओं ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। पोद्दार जी, जरा बताइए, स्वतंत्रता के बाद अब यहाँ की हालत कैसी है? इतना ही कहूँगा कि देश स्वतंत्र हो जाने के बाद यहाँ की शिक्षा दीक्षा में खूब तेजी के साथ प्रगति हुई है। जीवन स्तर शहर के साथ साथ चाय बागानों और ग्रामों के भी ऊंचे उठे हैं। वेरी गुड। कमला बहन, जरा इधर तो आइए। अभी आई घोषालदा। कुछ पता चला? बहुत कुछ। ये फोटो देखिए। अरे, ये फोटो तो मेरे अशोक का है। कहाँ मिला? नर बहादुर के कमरे में। तो वो मिला? नहीं, नर बहादुर नहीं मिला बहन। वो अपना कमरा अपने एक साथी को देकर कोई 3-4 महीने हुए यहाँ से चला गया था, अशोक के साथ। तो अशोक उसी के पास आया था? हाँ, यहाँ कुछ दिन रहने के बाद नर बहादुर के साथ ही वो दार्जिलिंग चला गया था।
अब मैं सोचता हूं बहन, अगर अशोक का यह फोटो आपके पास होता और आपने मुझे पहले दिखा दिया होता तो हमें नर बहादुर की तलाश में इतनी दूर इस टी एस्टेट में आने की जरूरत ही न पड़ती। अभी नर बहादुर के कमरे में यह फोटो देखते ही मैंने फौरन पहचान लिया कि यह लड़का एक गोरखे के साथ मेरे होटल में कुछ अरसा ठहरा था। फिर वो कहाँ गया? मुझे याद है अशोक कुछ बेचैन सा था। उसका प्रोग्राम था नर बहादुर के साथ सिक्किम जाकर कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने का। ओह, ऐसा जोखिम का काम। लेकिन मेरा ख्याल है कि सिक्किम जाने से पहले अशोक ने दार्जिलिंग की हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में पहाड़ पर चढ़ने की जरूर ट्रेनिंग ली होगी और वहीं से पर्वतारोहण के लिए आवश्यक सामान भी लिया होगा। तो कल आप मेरे साथ हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट चलिएगा। मुझे विश्वास है कि वहां से हमें उन दोनों का ठीक ठीक पता चल जाएगा। वहां के अधिकारी हर पर्वतारोही दल के बारे में सही जानकारी रखते हैं। अरे वाह 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 वाह, आज तो इस हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में काफ़ी भीड़ जान पड़ती है। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से 1954 में स्थापित यह इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग आने वालों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण स्थल है, विशेषकर स्कूल के बच्चों और नौजवान लड़के लड़कियों के लिए। उनके लिए यह स्थान साहसिकता का, एडवेंचर का प्रतीक है। क्यों मिस रोसम्मा? घोषाल, you have translated my thoughts. आपने मेरे मन की बात कही। माउंटेनियरिंग के बारे में यहाँ के म्यूजियम भी देखने लायक है। सो तो है ही, उससे कहीं ज्यादा दर्शनीय हैं भारत के सफल पर्वतारोहण इतिहास के 3 हीरो। फर्स्ट, 1953 की सक्सेसफुल एवरेस्ट एक्सपेडिशन का हीरो तेनजिंग नोर्गे, जो इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ऑफ फील्ड ट्रेनिंग है ना? और दूसरे शेरपा नवांगुम्बू, जिन्होंने एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। वो यहाँ डिप्टी डायरेक्टर है। और तीसरे हीरो हैं इस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र कुमार, जो लोग एडवांस कोर्स के ऊपर इस समय वही बाहर से आए स्कूल के बच्चों को अपनी इंस्टीट्यूट के विभिन्न कोर्सों के बारे में बता रहे हैं। आसानी से शामिल हो उनके पास तेनजिंग भी बैठे हैं। अपने आप को तुम लोग उधर जाओ, मैं ऑफिस में जाकर अशोक नर बहादुर के बारे में पता लगाता हूँ। कोर्स है, वो है एडवेंचर कोर्स। एडवेंचर कोर्स हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ने 1964 में जारी किया। ओह माता जी, लुक, अब तेनजिंग जी बोलने के लिए उठे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेरे को बोला है कि तेनजिंग, तुम ये इंस्टीट्यूट तैयारी करके यानी अपने देश में हजारों यानी तेनजिंग बनाओ। लेकिन अभी तो हजारों ने नहीं बना सका, कुछ 1-2 बन चुका है। फिर भी उन बच्चों को बोलो सब लोग यानी हो जाए कि यानी अच्छा देश को अच्छा क्लाइंबिंग करके और एक स्पोर्ट्स वगैरह अच्छा दिखाए। अनवर, ओह मेरा जी चाहता है आज से ही यहाँ माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दूं। और आज ही तुम्हें डैडी अपने साथ सिक्किम लेके जा रहे हैं। कमला बहन, बधाई हो, ऑफिस से अशोक और नर बहादुर का ठीक ठीक पता चल गया। इस भीड़ से निकल कर आओ, जरा उधर चलें। चलिए। रोसम्मा, कैप्टन, लग गई ना दार्जिलिंग की हवा? अच्छा शर्माओ नहीं, चलो आओ। घोषाल दा, क्या पता चला? अशोक और नर बहादुर दोनों ही यहाँ से ट्रेनिंग लेकर कंचनजंगा के बेस कैंप तक गए थे। प्रोग्राम के अनुसार वे आज या कल सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंच जाएंगे। अरे घोषाल दा, ये तो बहुत अच्छी खबर थी। आज मैं और रोसम्मा कर्नल साहब के साथ गंगटोक पहुंच रहे हैं। मैं जाते ही अशोक से मिलूंगा। अनवर बेटा, जैसे भी हो तुम उसे जल्दी से यहाँ मेरे पास ले आना। उस निर्मोही से कहना कि मैं उसके लिए यहाँ तड़प रही हूँ। ये भी कहना कि कमला पहले जैसी कमला नहीं, मैं सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हूँ।
नीचाई से ऊंचाई पर आई हूँ। वो अगर चाहेगा तो मैं हमेशा उसी के पास रहूंगी। बहन, कमला बहन, सुबह हो गई। लेकिन वेकिंग छोड़ो बहन। वैसे मैं जानता हूं कि कल रात अपने लड़के के इंतजार में तुम काफी रात तक जागती रही थी। आपने ही कहा था ना कि वो गैंगटॉक से कल शाम तक आ जाएगा, पर वो नहीं आया। आओ मेरे साथ ऊपर होटल की छत पर और देखो दार्जिलिंग के मंगल प्रभात में एक ऐसी दिव्य झांकी जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मेरा यह होटल इतनी ऊंचाई पर है कि इस छत से पूरा दार्जिलिंग नगर दिखाई देता है। देखो इस समय यह नगर कुहासे की चादर ओढ़े सो रहा है। तुम दार्जिलिंग के नाम की महिमा जानते हो? यह नाम 2 तिब्बती शब्दों के मेल से बना है, दोरजे और लिंग। दोरजे का अर्थ है भगवान इंद्र का वज्र और लिंग का अर्थ है स्थान। जिस स्थान पर भगवान इंद्र का वज्र गिरा वही कहलाया दार्जिलिंग। और जरा उधर हो सामने देखो। सामने तो पहाड़ी पर फैली हुई धुंध के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बहन जरा ध्यान से देखो। धीरे धीरे हटती हुई धुंध के नीचे से झिलमिलाती हुई पारे जैसी, पिघली हुई चांदी जैसी एक रेखा उभर रही है ना? अरे हाँ, लगता है जैसे कोई धीरे धीरे कुहासे की छीनी रेशमी चादर हटा रहा है। हाँ। हीरे मोतियों की आभा दर्शा रहा है। अरे ये क्या? अब उस पर्वत शिखर पर सोना ही सोना बिखर गया और अब उस सोने में से इंद्रधनुष के सभी रंगों की आभा फूटने लगी। सुंदर, अत्यंत सुंदर, दिव्य, स्वर्गिक। हाँ बहन, तिब्बत, भूटान, सिक्किम, नेपाल और दार्जिलिंग के लोग इसे देवता मानते हैं, भगवान बुद्ध का स्वरूप मानते हैं। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि प्रातःकाल कंचनजंगा की यह दिव्य और पावन झांकी देखने से मन के दुख, विषाद, मोह माया और असत्य के बादल हट जाते हैं। आनंद और प्रेम के अरुणोदय में आत्मा हिम शिखर के समान स्वच्छ, निर्मल और ऊर्ध्वगामिनी हो जाती है। हाँ, मैं महसूस कर रही हूँ जैसे कि मैं पाप और पाखंड की भारी भरकम परतों को तोड़कर असत्य और स्वार्थ के मोहजाल से मुक्ति पाकर ऊपर उठाई हूँ। मेरा तन मन, मेरा रोम रोम कंचनजंगा की दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा। खुशहाल था। हाँ, कहो बहन। मैं अब सच सच कहना चाहती हूँ। सच कहे बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैंने झूठ कहा था कि मैं कानपुर से चली थी सिर्फ अपने लड़के को ही ढूंढने के लिए। नहीं, मुझे एक और व्यक्ति की भी तलाश थी। अपनी कुछ दिनों की जवानी के खोए हुए प्यार की तलाश थी।
17 वर्ष की उम्र में मैंने उसका सच्चा प्यार खोया था। विवशता के कारण, माँ बाप और भाई बहनों के स्वार्थ के कारण, धन दौलत की छोटी चकाचौंध के कारण मैंने उसे ठुकराकर एक 55 साल के बूढ़े रोगी सेठ से शादी की। मेरी बेवफाई से उसका दिल टूट गया। वो कानपुर से चला गया। अपने प्यार की लाश को ढोता हुआ वो वापस दार्जिलिंग लौट गया। बहन, नरबहादुर की बात कर रही हो? हाँ, अब मैं छिपाऊंगी नहीं। मुझे अब समाज, जात, बिरादरी और धर्म के ठेकेदारों का डर नहीं। धन दौलत, लोक लज्जा, किसी की परवाह नहीं। वो सेठ के कारखाने का चौकीदार था। मैं सेठ के गरीब कारिंदे की लड़की थी। उसने मुझे अपने हृदय की रानी बनाया और शायद कोई आ रहा है। माँ, माँ! अशोक, आ गया मेरे बेटे। मेरे गले से लग जा। माँ, तू मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। बेटा, अपनी माँ को छोड़कर तू भाग क्यों आया था? माँ, वहाँ धर्म, मजहब, जात पात और अमीरी गरीबी की ऊंची और घिनौनी दीवारों के बीच मेरा दम घुटने लगा था। सलीमा की मौत के बाद मुझे लगा जैसे मैं मर गया हूँ। इंसानियत मर गई है, सच्चाई मर गई है। और बेटा, मुझे बताकर तो आता। माँ, अब मेरा मुंह ना खुलवाओ। तुम्हें बताता तो मुझे यहाँ आने देती? तुम भी तो उस धन दौलत, धर्म, मजहब और ऊंच नीच के भेदभाव की दलदल में फंसी हुई थी। सलीमा की मौत के लिए तुम भी तो उतनी ही जिम्मेदार थी। बेटा, मैं अपने उसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आई हूँ। माँ, तुमने यही एक पाप नहीं किया, उससे पहले भी एक। माँ, मुझे रोको नहीं। कंचनजंगा की ओर मुंह करो और सच सच बताओ कि मेरा पाप कौन है। तुमने धन दौलत और झूठी मान मर्यादा के मोह में फंसकर मुझसे हमेशा ये सच्चाई छिपाई। लेकिन होश संभालते ही जो ही मैंने पूज्य नर बहादुर जी को देखा, अपने और उनके चेहरे मोहरे में समानता पाई। मैं समझ गया था कि। क्यों बहन? अशोक ठीक कहता है। माँ! बेटा, माँ! बेटा, कहाँ है वो? मैं सब कुछ छोड़कर उनसे क्षमा मांगने के लिए, उनके चरणों की धूल माथे पर लगाने के लिए यहाँ आई हूँ। पिताजी! पिताजी! ऊपर आइए! नहीं अशोक, मैं ही उनके पास जाती हूँ। ऊंचा पर्वत, ऊंचे लोग। अभी आपने ये वृत्त नाटक सुना। लेखक और निर्देशक थे श्री चिरंजीत। सहायक सर्वश्री शिव कुमार राय और गुरुनाथ। ध्वनि संयोजन नरेश कुमार और गोपाल सक्सेना ने किया। भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। श्रीमती वीणा होरा, श्री दीनानाथ सुत्शी, श्रीमती सरोज भार्गव, श्री अनिल सहगल, श्री सुधीर आहूजा, कुमारी ललिता कृष्णमूर्ति, श्री ओम शिवपुरी। ये नाटक आकाशवाणी करस्योंग के सहयोग से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।